हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वेल्थ बिल्डर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो रेशियोज़ के बारे में। एक हो गया ROE एंड दूसरा है ROCE। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। ये ROE और ROCE क्या है और ये दोनों रेशियोज़ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, उस पर आज डिस्कस करने वाले वीडियो पे। सो ROE एंड ROCE एक कंपनी को एनालाइज करने के लिए दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेट्रिक्स है। क्या होता है ये ROE? आते हैं एक एक करके। देखिए, ROE का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ये ROE जो है ये सिर्फ वो कैपिटल है जो इक्विटी से आता है, मतलब जो इक्विटी कैपिटल है उससे रिलेटेड जो प्रॉफिट है वो होता है ROE। एंड ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वो कैपिटल है जो टोटल एक बिजनेस के लिए जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है उसके जो प्रॉफिट है वो हो जाता है ROCE। अब इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा, एक बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए कैपिटल। एंड कैपिटल दो किस्म से आ सकता है। एक हो जाता है इक्विटी कैपिटल, दूसरा हो जाता है डेब्ट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल वो कैपिटल है जो आप इक्विटी के थ्रू लाते हैं, और डेब्ट कैपिटल वो हो जाता है जो आप लोन्स के थ्रू लाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि इक्विटी में आपका वो लायबिलिटी नहीं रहता है कि आपको वो पैसा देने ही देने हैं, लेकिन जो डेब्ट है उसमें आपका लायबिलिटी रहता है। चाहे आपका बिजनेस परफॉर्म करे या ना करे, आपको उतना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको देने ही देने पड़ेंगे। जैसे कि मान के चलिए आपने एक बिज़नेस चालू करने की कोशिश चालू की है। उस बिज़नेस में टोटल आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अभी मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए है नहीं। आप अपने एक दोस्त को बोले कि भाई मेरे पास 50,000 रुपये है, तू भी 50,000 रुपये दे दे। तो हम दोनों मिलके वो 1 लाख रुपए से बिज़नेस खड़ा करते हैं। बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट आता है उसका आधा मैं तेरे को दे दूँगा। तो वो हो गया आपका इक्विटी कैपिटल। अगर मान के चलिए कल जाके आपका वो बिज़नेस में 10 रुपये कमाए तो 5 रुपये आपको आपके दोस्त को देने पड़ेंगे, 5 रुपये आप रखेंगे। और अगर 20 रुपये कमाए तो 10 10 रुपये आप दोनों रखेंगे। लेकिन अगर वही दोस्त को आपने ये बोल दिया कि भाई मेरे को 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो 50,000 रुपये दे दे, अगले साल मैं तेरे को 51,000 या 52,000 रुपये वापस करूँगा। 1 और 2 हज़ार रुपये आपका इंटरेस्ट है मान के चलिए। अब आपका बिजनेस चाहे 1 लाख के बाद 10 रुपये कमाए या 100 रुपये कमाए या 5 रुपये कमाए, जो भी कमाए, आपको वो 51,000 रुपये अगले साल आपको दोस्त को देने ही देने हैं। चाहे आप कितना भी कमा ले, हो सकता है इसमें आप 1,000 की जगह 10,000 कमा ले और आपके दोस्त को आपको 1 ही हज़ार रिटर्न करना पड़ रहा है। इस केस में डेब्ट कैपिटल बेटर होता है। लेकिन अगर कुछ कुछ केसेस में अगर कहीं आपका बिजनेस परफॉर्म नहीं कर पाया, वही 1,000 रुपये मान के चलिए सारा साल आपने मेहनत किया, आपके बिजनेस को ऊपर बढ़ाया और आपका बिजनेस में आपने 1 ही हज़ार रुपये कमाए थे टोटल, मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर 1 ही हज़ार रुपये कमाए थे, और वो तो आपने 51,000 रुपये दोस्त को बोल के रखे देने के लिए, तो आपके पास तो एक्चुअली कुछ नहीं बचा, तो आपका प्रॉफिट हो गया 0 0। लेकिन अगर यही चीज़ डेब्ट कैपिटल होता तो फिर आपको आपके दोस्त को 500 रुपये देने पड़ते, है ना। दूसरे तरफ भी आ जाते हैं, मान के चलिए कि आपका बहुत अच्छा कमाई हुआ, अगले साल आपने 2 लाख रुपए का टोटल आपका बिजनेस हो चुका, मतलब 1 लाख रुपए आपने प्रॉफिट किए। अभी आपके दोस्त को 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि आप अपने उसी कॉन्ट्रैक्ट पे आगे बढ़े थे कि भाई 50 दोनों 50-50 करेंगे, है ना। तो दोनों साइड इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। अभी आ जाते हैं ये ROE और ROCE कैसे कैलकुलेट होता है। अब देखिए, मान के चलिए वही 1 लाख रुपए के बिज़नेस पे आ जाते हैं। वो 1 लाख रुपए जो आपने बिज़नेस में डाले और फाइनली जो आपको मान के चलिए 50,000 रुपये का आपका इनकम हुआ, ठीक है ना। तो सीधा सीधा आपका बिजनेस का जो इनकम है वो 50% है, ठीक है ना। अगर टोटल का टोटल कैपिटल आपका मतलब इक्विटी से आया है, आपने किसी से कोई उधार नहीं लिए हैं, तो फिर ये पूरा का पूरा आपका ROE बन गया 50%।
आ जाते हैं आर ओ सी पे। आर ओ सी में क्या है, अब उसी बिजनेस पे आते हैं। मान के चलिए 1 लाख रुपए आपने रेस किए, 50,000 रुपये एज लोन है और 50,000 रुपये आपके इक्विटी है, मतलब खुद के पैसे हैं। ठीक है ना, आपका खुद के पैसे जो होता है वो भी इक्विटी में हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, अभी वही बिजनेस फिर से अभी 1.5 लाख रुपए लेके आया है। ठीक है ना, अब क्योंकि इसी बिजनेस में देखिए इसमें भी आर ओ सी आपका 50% ही होगा, क्योंकि जो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1,50,000 प्लस 50,000 1 लाख रुपए है। लेकिन इसका जो आर ओ ई है वो आर ओ ई नीचे चला जाएगा, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी इक्विटी आपका कम है। आपका आर कैपिटल एम्प्लॉय बल्कि दोनों की ही केस में जो कैपिटल आपने एम्प्लॉय की है दोनों ही 1 लाख रुपए है। लेकिन इसमें जो आपका इक्विटी कैपिटल है वो 50% है, बाकी तो डेब्ट कैपिटल है। और उस केस में आपका डेब्ट पूरा 0 0 था, इसलिए सीधा सीधा टोटल के टोटल आपको आर ओ ई में ही चला गया। और इसमें आर ओ सी ई आपको अलग हो जा रहा है, आर ओ सी ई इक्वल हो जा रहा है, आर ओ ई आपका अलग हो जा रहा है। ओके, सो ये दोनों मेन डिफरेंस है आर ओ सी ई और आर ओ ई पे। अभी आ जाएंगे इसका एक एग्जाम्पल लेके, एक एक्चुअल जो एक्चुअल एग्जाम्पल है, किसी कंपनी के बैलेंस शीट को पकड़ते हैं, पकड़ के उसका देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं आर ओ ई और आर ओ सी ई को एक लाइव एग्जाम्पल से। मैंने ले लिया एक कंपनी जिसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ये 0 0 है। मतलब डेब्ट इस कंपनी का बिल्कुल ज़ीरो है और इक्विटी पोर्शन में ये पूरा का पूरा अपना बिजनेस करता है। तो आ जाते हैं इसका आर ओ ई को पहले देख लेते हैं। आर ओ ई देखिए, आर ओ ई इसका दिखा रहे हैं यहाँ पे 33.2%। ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेट किया है? तो आर ओ ई को कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने कहा कि इसका हम लोग कभी भी जो डेब्ट कैपिटल है उसको कंसिडर नहीं करते। तो देखिए आ जाते हैं इसका टोटल कितना अर्निंग्स है। ये जो अर्निंग्स है 295, ये वाला जो इसका नेट प्रॉफिट फिगर है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे इसके शेयर कैपिटल प्लस इसका जो रिजर्व्स है दैट इज 111 प्लस 999, तो आपको फिगर मिल जाएगा लगभग 33 के आसपास। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कैलकुलेटिंग एरर्स और मिस्टेक्स की वजह से। तो ये हो जाता है बेसिकली कैलकुलेशन फॉर आर ओ ई। तो देखिए डेब्ट कैपिटल हम लोग कभी भी किसी कंपनी का जो उसका शेयर कैपिटल है और जो रिजर्व्स है इन दोनों को मिला के बनाया जाता है इक्विटी कैपिटल। ओके, अभी ये हो गया आर ओ ई। अब आर ओ सी पे आ जाते हैं। आर ओ सी को समझने के लिए ले लेते कोई एक कंपनी जो जिसका थोड़ा बहुत डेप्थ हो। जैसे कि हम लोग लिए हैं यहाँ पे के ई सी इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए इसका आर ओ सी है 11.8%। अब आर ओ सी का कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को लेना पड़ेगा डेब्ट कैपिटल को भी, लेकिन उसका जो न्यूमरेटर है उस पे हम लोग ले लेंगे उसका जो नेट प्रॉफिट है वो फिगर नहीं लेंगे, उस पे हम लोग लेंगे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये वाला फिगर 948। रीजन ये है, देखिए आर ओ सी कभी भी आपका जो इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है उसको कंसिडर नहीं करते। मतलब वो तो सीधा सीधा फंडा है कि इतना पैसा 100 रुपए दिए तो 100 रुपए पे मेरे को कितना मिला। टैक्स वैक्स सब तो पेमेंट होगा बाद में, जो डिप्रिशिएट करेगा वो सब तो पेमेंट होगा ही होगा। ठीक है ना, लेकिन पूरा पूरा मेरा कितना पैसा वापस आया। लेकिन आर ओ ई जो है, आर ओ ई ये कंसिडर करता है सारा पैसा देने के बाद हाथ में कितना बचा। तो ये बेसिक, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है आर ओ ई और आर ओ सी ई के लिए। अब देखिए अगर आर ओ सी को किसी भी कंपनी का कैलकुलेट करने के लिए ले लेते हैं उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम लोग ले लेते हैं शेयर कैपिटल दैट इज 51 प्लस रिजर्व 3720 इस केस में है, प्लस ले लेते हैं बोरोइंग्स 3383। ये तीनों को जब आप ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में रखेंगे उसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपको इसका आर ओ सी जो है हम लोग का फिगर इस केस में है 11.8। लगभग आपको आसपास में वही वैल्यू मिल जाएगा। ओके, ये हो जाता है बेसिक डिफरेंस आर ओ ई एंड आर ओ सी के बीच में। अब देखिए फ्रेंड्स,
आर ओ ई और आर ओ सी को कभी कभी कुछ कंपनी, हमेशा आप आर ओ सी हाई है देख के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए। हो सकता है उसके आर ओ सी को डिफरेंस भी किया जाता है। एक चीज़ देखिए, जैसे कि केसी के केस में आ जाता है, इसका बैलेंस शीट को समझिए। इसका जो शेयर कैपिटल है 51 ये कांस्टेंट रखा है। रिजर्व्स हालांकि आप देखिए ये चेंज हो रहा है, ये जनरली अपवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन हाँ कुछ कुछ केसेस में किसी कंपनी में कम भी होता है। ये रिजर्व्स क्या होता है? रिजर्व्स वो होता है जो हर साल आपके प्रॉफिट के बाद जो पैसा बच रहा है उस पैसे को ऐड कर दिया जाता है ताकि वो रिजर्व्स जो है वो बढ़ता रहे। अब मान के चलिए कोई कंपनी डिविडेंड यील्डिंग कंपनी है। अब डिविडेंड भी इसी पैसे आपके प्रॉफिट से, कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है उसी से ना डिविडेंड दिया जाता है। अब कंपनी को लग रहा है कि मेरे पास बहुत कैपिटल है, मैं डिविडेंड दे सकता हूँ। देखिए अब दूसरा पार्ट ये भी है, ये वाला जो हिस्सा है जैसे 513720 प्लस 3383, ये तो हम लोग डिनोमिनेटर में रख रहे हैं आरओसी कैलकुलेशन के लिए। अब अगर ये डिनोमिनेटर को आप घटा देते हैं किसी भी तरीके से, या तो आपको बोरोइंग्स घटाना पड़ेगा, बोरोइंग्स आप तो घटाने के लिए आपको बैंक में जो भी आपका लोन है उसको क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, आप रिजर्व्स घटा दीजिए। रिजर्व्स घटाने का बहुत इजी तरीका है, जो आपका कंपनी का प्रॉफिट है उसका मैक्सिमम डिविडेंड दे दीजिए। इसीलिए कोई भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए सिर्फ अगर उसका आरओसी ज्यादा है वो मत देखिए। किसी किसी केस में हो सकता है कि उसका डिविडेंड देखिए 1 to 2% डिविडेंड यील्ड, इट्स फाइन। लेकिन अगर ये जो डिविडेंड यील्ड पोर्शन है अगर आपको दिख रहा है 8% है, 9% है, तो वो आपका एक खतरे का घंटी है। मतलब वो कंपनी में कुछ तो ऐसा चल रहा है, इतना कभी भी डिविडेंड नहीं दे सकता कोई भी कंपनी। अगर दे भी रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, इतना पैसा डिविडेंड दे रहा है, मतलब वो ग्रोइंग कंपनी नहीं है, उसको वो पैसा री इन्वेस्ट करने का जगह नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो पूरा का पूरा डिविडेंड दे रहा है। लेकिन इन जनरल केसेस अगर कोई भी कंपनी 8% 9% डिविडेंड यील्ड होता नहीं है, अगर होता है तो चांसेस बहुत हाई है कि वो अपना आरओसी को टेम्पर कर रहा है। खैर, इन जनरल केसेस कोई भी कंपनी डिविडेंड देता है 1% या मैक्सिमम 2%, और वो जनरली अपना एक्स्ट्रा जो रिजर्व्स है उसी को ही देते हैं। तो गेट ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर। सो जो ये दोनों केसेस है आर ओ सी और आर ओ ई का आपको कैलकुलेशन बताया। चलिए, तो अभी ये समझते हैं किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए आर कब देखते हैं एंड आर कब देखते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी जो हाई डेप्थ कंपनी है, जिसका मार्केट से बहुत उधार ले रखा है, तो उस केस में हम लोग हमेशा आर को देखेंगे। और कोई भी कंपनी जिसका डेप्थ ज़ीरो या ऑलमोस्ट टू ज़ीरो है, उसमें हम लोग कंपनी का एनालाइज करने के लिए आर को पकड़ेंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी का एक डेप्ट टू इक्विटी रेशियो होता है, उस रेशियो पे भी हम लोग आएंगे कभी एक वीडियो पे, बनाएंगे उस पर भी। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ये बताता है कंपनी में कितना डेप्थ है, और उसी उसी के रिगार्डिंग कितना इक्विटी कैपिटल है। मतलब इक्विटी कैपिटल कितना है और डेप्थ कैपिटल कितना है, ठीक है ना। अगर आपका कंपनी का डेप्थ कम है, लो डेप्थ कंपनीज, बहुत सारा लो डेप्थ कंपनीज होते हैं, जैसे HUL हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और भी बहुत सारे कंपनीज है जिसका डेप्थ ज़ीरो या ऑलमोस्ट टू ज़ीरो है। तो ऐसे कंपनीज को हम लोग एनालाइज करने के लिए हमेशा आर को देखते हैं कि आर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। और कोई भी हाई डेप्थ कंपनीज जिसका उधार बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग जब एनालाइज करते हैं तब हम लोग आर को पकड़ते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है आर और आर को। तो उसको भी देखेंगे एक एग्जाम्पल से। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि कोई कंपनी का अगर बोरोइंग 0 है तो उसका ROE एंड ROC दोनों सेम कैसे नहीं है। रीज़न जैसे मैंने आपको बताया, ROC कभी भी आपका जो टैक्सेस है, डिप्रीशिएशन डिप्रीशिएशन है, उसको कंसिडर नहीं करता है। लेकिन ROE जो है उसमें वो सारा कंसिडरेशन में आ जाता है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ROE एंड ROC को डिफरेंस करता है। इन अ नटशल, आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए ये देखिए कि अगर उसका कंपनी का डेप्थ ज़ीरो है या नियर टू ज़ीरो है तो उसका ROE को देखिए। ROE अगर उसका बेटर है तो इट्स ऑल फाइन। और कोई भी अगर कंपनी जिसका डेप्थ लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब वो डेप्थ कैपिटल को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, इक्विटी को कम यूज़ कर रहा है, तो फिर उसका ROCE का जो फिगर है उसको कंसिडर कीजिए। ये एक रफ फिगर है,
जो हम लोग एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक वीडियो आर ओ ई और आर ओ सी के डिफरेंस को जानने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए। होप कि आप लोग एंजॉय किए हैं वीडियो को। कुछ भी आप लोगों का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। एंड ऐसे वीडियो मैं और भी लाता रहता हूँ, इन्वेस्टिंग के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।